नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। काशी की नगरी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद आज और बढ़ गया। हिंदू पक्ष ने दावा किया अब तो शिवलिंग मिल गया है, अब भक्तों को शिवलिंग की पूजा अर्चना की परमिशन मिलनी चाहिए। सभी को परमिशन ना मिले तो कम से कम कुछ लोगों को शिवलिंग का रोज अभिषेक करने, भोग लगाने और आरती करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आज फिर कहा कि कोई शिवलिंग नहीं मिला है, जिससे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। आज वाराणसी की लोकल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी। वकीलों की हड़ताल थी, डिटेल में सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन अदालत के आदेश पर उस वजू खाने के चारों ओर जाली में 9 ताले लगा दिए गए हैं। सीआरपीएफ के 2 जवानों को तैनात कर दिया गया है, जो 24 घंटे उस शिवलिंग की सुरक्षा करेंगे जो वजू खाने में मिला है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि शिवलिंग नहीं, फाउंटेन है। इस पर हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर फाउंटेन है तो इसे चलाकर दिखाओ, कहीं कोई पाइप नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन हो तो वो दिखाओ। मुस्लिम पक्ष का कहना है अगर औरंगजेब इतना बड़ा मंदिर ध्वस्त कर सकता था तो फिर शिवलिंग कैसे बचा रह गया। इसके जवाब में हिंदू पक्ष शिव महापुराण का हवाला देकर बता रहा है कि मंदिर टूट गया, लेकिन शिवलिंग क्यों नहीं टूटा। इन तमाम विवादों के बीच कुछ मुस्लिम नेता हैं जो कह रहे हैं कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और यह साबित हो गया तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर दी जाए। इस दौरान ज्ञानवापी का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नंदी महाराज और वजू खाना एक साथ दिखाई देते हैं। जो नया वीडियो मिला है उसे असदुद्दीन ओवैसी और बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने बेबुनियाद बताया। वो कहते हैं इस वीडियो से कुछ साबित नहीं होता, यह गुमराह करने की कोशिश है। तो इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं जिसमें नंदी सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने वजू खाना है जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। वजू खाने का यह नया वीडियो है जो आज ही सामने आया। सबसे पहले नंदी दिखाई दे रहे हैं। यह ज्ञानवापी की पूर्वी दीवार के ठीक सामने की तस्वीर है। ग्रिल के पीछे बाहर की तरफ से नंदी महाराज की मूर्ति है जिसका मुंह ज्ञानवापी की तरफ है। नंदी के ठीक सामने 83 फीट की दूरी पर वजू खाना है। तस्वीर में दिख रहा है कि वजू खाने के चारों तरफ जालियां लगी हैं। इस वजू खाने के बीचों बीच शिवलिंग है। बीच में जो गोल दीवार दिख रही है उसके बीच में शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है। हालांकि वहां पाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग को छुपाने के लिए इसके ऊपरी भाग में सीमेंट और पत्थर रखकर इसे फव्वारे की शक्ल देने की नाकामयाब कोशिश की गई। असल में जो सर्वे टीम के मेंबर हैं जिन्होंने शिवलिंग को देखा है उन्हें पूरा यकीन है यह शिवलिंग ही है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अगर शिवलिंग है तो यह जमीन पर होना चाहिए। जिसे हिंदू शिवलिंग कह रहे हैं वो तो तहखाने की छत पर है। वजू खाना तहखाने की छत पर बनाया गया है, इसके बीच में शिवलिंग कैसे हो सकता है। इसके जवाब में वीडियो दिखाकर हिंदू पक्ष कहता है कि शिवलिंग तो अपनी जगह पर है, इसका बाकी हिस्सा तहखाने की जमीन तक गया है, इसीलिए वजू खाने के नीचे तहखाने को खोलकर सर्वे कराने की मांग अदालत से की जा रही है। सर्वे टीम के एक मेंबर थे आरपी सिंह। आरपी सिंह ने एक पुराने नक्शे के जरिए समझाया कि कहां क्या था। इस नक्शे में जो काले रंग की संरचना दिखाई देगी वो काशी विश्वनाथ के पुराने और ऐतिहासिक मंदिर की नींव है। ये पश्चिम का दिशा है, ये श्रृंगार मंडप है, ये गणेश मंडप है, ये दंडपाणी, और ये जो है ये इतना भाग जो है तोड़ दिया गया 1669 में। इतना भाग पीछे तरफ तीनों मंडप में जाने के रास्ते साफ थे जो पत्थर लगा करके आज भी बंद किए गए हैं। वो अभी दिखता है क्या वो बंद किया हुआ रास्ता? ये रास्ता बिल्कुल साफ, दरवाजे पत्थर लगा करके बंद किए गए हैं। मैं फोटो दिखा करके आपको बता सकता हूँ। और ये दरवाजे यहाँ पे 3 दरवाजे बंद कर दिए गए। ठीक है। अब इस दरवाजे को अगर खोला जाए तो ये सीधे रास्ता गर्भगृह में जाता है। आज जो वर्तमान में जो सबसे बड़ा गुम्बद दिखता है वो ठीक इसी गर्भगृह के ऊपर बना है। अब देखिए ऐश्वर्य मंडप,
ये उत्तर की दिशा में ऐश्वर्य मंडप है, ठीक है, ये और दक्षिण की दिशा में मुक्ति मंडप है। इन तीनों मंडपों पर ऊपर में गुम्बद बना है। ठीक है सर, हम ईस्ट की बात करते हैं जहाँ पे वजू खाना मिला है। आते हैं पूरब साइड। पूरब साइड में भी जो मंदिर था, मंदिर का लेआउट यहाँ तक आता है, लेकिन मंदिर के पूरब दिशा में सटा हुआ 35 फीट चौड़ा और 125 फीट लंबा एक हाल, उसको सभा कक्ष, प्रवचन कक्ष जो भी कह लीजिए, एक हाल का निर्माण किया इन लोगों ने, जिसमें कहा जाता है कि वो संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। तो ये अभी जो वजू खाना मिला है, इसी प्राचीन हॉल जो था उसी के अंदर बनाया गया है। देखिए, वजू खाना के लिए ये स्ट्रक्चर तोड़ करके ये नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये मंदिर की प्लिंथ है और प्लिंथ जमीन यानी नींव से निकला हुआ है, तो नींव को कैसे तोड़ते। तो इन्होंने इस हाल में 25 गुणे 25 का एक स्पेस निकाला, इसके पूरब साइड में जो हाल बना था लंबा, 25 गुणे 25 का एक स्पेस निकाल करके इन्होंने वजू खाना बनाया। वो पूरा पूरब साइड में है। और उस वजू खाने में अब कैसे बनाते हैं उसको, तो पानी का टैंक बनाना था। 25 गुणे 25 का एकदम से इन्होंने छत निकाल दिया उस हाल का। जब छत निकाला तो ये सीधे 7 फीट नीचे पहुंच गए। फिर इन्होंने 7 फीट नीचे से दीवार की जोड़ाई करके ऊपर तक लाए होंगे, क्योंकि ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात ये, एक मांग ये की गई है हिंदू पक्ष के द्वारा कि वजू खाना का नीचे जाने का एक रास्ता है और नीचे जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ है उसको तोड़ दिया जाए, जिससे कि पता चले कि शिवलिंग की लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है। तो वो पूरा आप ये बता रहे हैं कि 35 बाई 125 के अंदर ही आता है वो इलाका। हाँ, वो पूरा का पूरा वो 35 उसी हाल की छत को काट करके वजू का टैंक बनाया है। अब वजू के टैंक में इन्होंने जो बीच में एक गोला दिखता है जिसको कहते हैं फव्वारा है, लेकिन उसके बीच में जो शिवलिंग है, शिवलिंग हमारा साफ दिख रहा है। अगर फव्वारा है तो कहीं से कोई कनेक्शन होगा, पाइप गया होगा, छेदा होगा, पानी निकलता होगा, कभी निकला रहा होगा। अगर आज किसी कारण से बंद हुआ है, लेकिन इसका कोई संकेत नहीं है। हिंदू पक्ष के लोग कहते हैं कि सर्वे के वक्त जब लोगों ने शिवलिंग देखा तो उसी वक्त वहां मौजूद लोगों ने नीचे जाने का एक रास्ता भी देखा जिससे बंद किया गया था। इसीलिए हिंदू पक्ष ने इस रास्ते को खोलकर नीचे तहखाने में जाने की अनुमति अदालत से मांगी है। आरपी सिंह भी कह रहे हैं कि वजूखाने में दरवाजे जैसी जो चीज है उसे खोला जाए तो कई राज सामने आ सकते हैं। इस मामले के एक और पिटिशनर सोहनलाल आर्य, वो कहते हैं कि सिर्फ वजू खाने के तहखाने की नहीं, बल्कि श्रृंगार गौरी के सामने पश्चिमी दीवार के पास जो मलबा पड़ा है उसे हटाकर उसके नीचे भी खुदाई होनी चाहिए। ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर के सारे जवाब मिल जाएंगे। सोहनलाल आर्य कहते हैं कि 72 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे को हटाने से जो सबूत मिलेंगे वही सबूत बाबा विश्वनाथ के उद्धार की वजह बनेंगे। श्रृंगार गौरी की ओर यानी पश्चिमी दीवार की तरफ 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा जो मलबा है, यदि उसकी खुदाई हो तो हमारे जो है गौरवमयी शानदार संस्कृति और बड़े बड़े हिंदुओं के पिलर, हमारे देवी देवता की मूर्तियां जो ध्वंस हैं वह सबके मिलेंगी और वह बिल्कुल वह हिंदुओं का प्रमाण रहेगा, वह शिव विश्वेश्वर महादेव के प्रमाण रहेंगे और वह विजय सूत्र बनेगा और यही विजय सूत्र बाबा के उद्धार का कारण बने। मैं 1995 से वादी रहा हूं, जो 18 मई 1996 को मैं उसका पैमाइश भी कराऊं। आज भी 18 मई है और 1996 यानी 26 साल पहले मैं वहां का ज्ञानवापी पैमाइश कराया हूं। मुझे अनुभव है, मुझे जानकारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां मिलेगा और बाबा का जो अंग भंग हमारे मूर्तियों का है निश्चित मिलेगा। सोहनलाल आर्य जो मांग कर रहे हैं वो पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दी गई है। आज उस पर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई क्योंकि आज वाराणसी के वकील हड़ताल पर थे। अब यह सुनवाई कल होगी। हालांकि कोर्ट ने इस एप्लीकेशन पर कल ही मुस्लिम पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन आज जब बंद कमरे में दोनों पक्षों के वकीलों से बात की गई तो मुस्लिम पक्ष ने जवाब देने के लिए और वक्त मांगा। इसलिए अब जवाब कल दाखिल किया जाएगा, कल ही सुनवाई होगी और कल ही ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने वाली टीम को भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है।
इसी बीच हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि जब शिवलिंग मिल ही गया है तो उसकी पूजा करने की मंजूरी भी दे दी जानी चाहिए। आज हमको ऑब्जेक्शन और डिस्पोजल के लिए एक समय दिया गया है, कहीं ऐसा न हो कि अब हमारा समय समाप्त हो जाए, तो हम लोगों ने एहतियात के तौर पे एक दरखास्त दे दी थी एडजर्नमेंट कि आज हम इसमें तैयार नहीं हो पाए हैं और हमारे मेन अधिवक्ता जो हैं उनकी कोई बीमार हो गया था, वो खाली भी नहीं, तो इससे तैयारी भी नहीं हो पाए थे और हड़ताल भी थी, तो कल डेट तो फर्दर कल ही की लगनी थी, फिर भी एक दरखास्त दे दी गई थी, उसमें कल के लिए एक डेट लग गई। हाँ नहीं, हम टाइम नहीं मांग रहे, वो तो खुद ही हड़ताल की वजह से खुद ही कल की टाइम लगना, तो कोई हमको टाइम तो दिया नहीं गया, वो तो ऑलरेडी टाइम कल के लिए लगना था, वही टाइम लग गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब ज्ञानवापी का केस अंजुमन इंतजामिया मस्जिद अकेले नहीं लड़ेगी, अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को अपने हाथ में लेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम भी वाराणसी के लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की पैरवी करेगी। कानूनी नुक्ते नजर से जो भी लड़ाई अदालतों में लड़ी जा सकती है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में लड़ेगा। ये बात भी वाज़ेह तौर पर कही गई है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में जो सियासी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के नाम पर सियासत करती हैं, उनका रुख भी जानने की कोशिश की जाएगी कि वो इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ हैं या नहीं है। तीसरी बात जो ये कही गई है कि जुमे के खुतबों के जरिए से और पम्फलेट के जरिए से मुसलमानों को इस बात के लिए आगाह किया जाएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिद के सिलसिले में जो कारकर्दगी कर रहा है, जो इक़दाम कर रहा है, वो आवाम तक पहुँचाए जाएँ और आवाम को ये बात बताने की ज़रूर कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके की मायूसी और किसी भी तरीके की इश्तियाल अंगेज़ी इस सिलसिले में कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो संविधान के दायरे में लड़ी जाएगी, इसलिए संविधान से ऊपर उठकर किसी को ना कोई इक़दाम करने की ज़रूरत है और ना कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी एक्टिव हैं। आज उन्होंने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा इस तरह तो सिलसिला शुरू हो जाएगा, कहाँ तक केस लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा उन्हें लोअर कोर्ट के केस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ है। जब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, सैकड़ों सालों से वह वजू हो रहा है, तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष के कहने पर उसे शिवलिंग मानकर आदेश क्यों जारी कर दिया। हिंदू पक्ष कल को कहेगा कि दीवार गिराकर देखना है, तो क्या कोर्ट ही आदेश दे देगा। ओवैसी ने कहा यहां तो लोअर कोर्ट ही कानून के खिलाफ आदेश दे रहा है। ओवैसी ने कहा यह सब जो हो रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद को हड़पने की चाल है। मैं ये कह रहा हूं कि फव्वारा है, क्या बात है, 400 साल 450 साल मुसलमान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वजू के लिए हाउस को भरते हैं, फव्वारा है वो। तो यानी आप 91 के एक्ट में क्या कहा गया, 91 के एक्ट में साफ तौर पर कहा गया कि आप नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। सर आप उस एरिया को सील करके क्या नेचर एंड कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं। आज अर्जी दाखिल की गई कि दीवार को तोड़ दिया जाए, तो दीवार तोड़ना क्या नेचर एंड कैरेक्टर के खिलाफ नहीं है। मामला यह है कि मस्जिद को हड़पने का मामला है। मामला यह है कि मुसलमानों के हाथ से मस्जिद छीन ली जाए और कभी वहां पर नमाज ना पढ़े। मामला यह है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया वो मामला है। मामला यह है कि एक ज्ञानवापी नहीं है, अब मथुरा भी है, टीले वाली की मस्जिद लखनऊ की है और आपके हाजी अली की दरगाह भी है। ऐसे 50,000 मस्जिदों को आरएसएस बीजेपी कहती है कि मस्जिद नहीं थे, वो मामला है। बहुत से मौलाना, बहुत से उलेमा और ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता यही कह रहे हैं कि सैकड़ों साल पुराने फव्वारे को साजिश के तहत मस्जिद हड़पने की नीयत से शिवलिंग बताया जा रहा है। जिस वजू खाने में सैकड़ों साल से वजू हो रही है, उस फव्वारे को शिवलिंग कहना कहां तक ठीक है, यह सवाल वो पूछ रहे हैं। इन बातों का जवाब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक लाइन में दे दिया। विष्णु जैन ने कहा कि अगर फव्वारा है तो चलाकर दिखा दो, चल गया तो कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदू पक्ष इसे फव्वारा मान लेगा और अगर न चला तो मुस्लिम पक्ष मान ले कि बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए।
अगर फव्वारा है तो आप उसको दिखा दीजिए फव्वारा कैसे है, फव्वारा चला के दिखा दीजिए, फाउंटेन चला के दिखा दीजिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखाइए। उसमें आपको उन लोग अंजुमन इंतजामिया को दिक्कत क्या है? अगर मस्जिद की किसी भी सो कॉल्ड मस्जिद की किसी भी एरिया को डैमेज नहीं किया जा रहा है और सिर्फ जांच के लिए वहाँ पे नीचे जाया जा रहा है, जिसका ऑलरेडी एक गेट लगा हुआ है जिसमें जाना पहले अनुमति थी, बाद में उसको बंद कर दिया गया आर्टिफिशियल वॉल से, तो उसमें किसी को भी किस तरह की दिक्कत हो सकती है? असल में आज मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, शिवलिंग को लेकर, फव्वारे के दावे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लंबी बात की। ओवैसी बहुत गुस्से में थे। ओवैसी ने कहा कि जब राम मंदिर का ऑर्डर आया तो कहा गया मुसलमानों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। अब ज्ञानवापी मस्जिद पर भी कब्जे की कोशिश हो रही है। आखिर मुसलमान कितनी बार दिल बड़ा करेंगे? ओवैसी ने कहा कि अगर खुदाई हो ही रही है तो फिर 400 साल पुरानी मस्जिदों की क्यों? 1000 साल पुराने, 2000 साल पुराने मंदिरों की भी खुदाई करनी चाहिए। वहां जैन मंदिर या फिर बौद्ध स्तूप निकलेंगे। मस्जिद मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मस्जिद अल्लाह की होती है, मस्जिद का कोई मालिक नहीं होता है। और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया, आप ही ने नहीं कहा था कि मुसलमानों को अब क्लोजर करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए? आखिर दिल बड़ा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है क्या? अरे मेरा दिल ही नहीं है भाई, मेरे दिल के एक टुकड़े नहीं 2000 टुकड़े हो चुके हैं। कहां कहां आप दिल बड़ा करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि दिल बड़ा किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो संविधान में हमने कानून बनाया उसको फॉलो करिए। अगर आप ये कह रहे दिल बड़ा करो क्योंकि 1000 साल 500 साल पहले ऐसा हुआ, तो फिर मैं कह रहा हूं 2000 साल पहले क्या हुआ, 3000 साल पहले क्या हुआ, 4000 साल पहले, 50,000 साल पहले वो जो जैनों के मंदिरों को बदल दिया गया, बुद्धों के स्तूपा को बदल दिया गया, तो जाइए ना, हम तब जाएंगे 40,000 साल पहले, हम जाएंगे 30,000 साल पहले। अफ्रीका से लोग आए थे, भारत बना। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, भारत बना। 30,000 साल पहले स्टेप से लोग आए थे, भारत बना। अरे 1000 साल पहले अरब और पर्शिया से लोग आए। तो मैं तो कह रहा हूं कि पूरा चले जाइए ना, 30,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, वही करते रहेंगे। ओवैसी की तरह दूसरे मौलाना भी कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो मस्जिद पर कब्जे की साजिश है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में जिस फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है वो अगर शिवलिंग होता तो क्या मुसलमान उसे सुरक्षित रखते और इस बात का इंतजार करते कि एक दिन मस्जिद की खुदाई होगी, वहां से शिवलिंग निकलेगा और फिर इस शिवलिंग की वजह से मस्जिद को तोड़ा जाएगा। ओवैसी की तरह मौलाना रशीदी को भी लगता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ था। औरंगजेब मंदिर को तोड़ सकता है तो क्या आज का मुसलमान सालों साल उस शिवलिंग की हिफाजत करता रहेगा? ये दिखाने जताने के लिए कि एक वक्त आएगा फिर ये शिवलिंग यहाँ से निकलेगा और हमारी मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ये सब ड्रामेबाजी है। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो बिल्कुल प्री प्लान है, बाबरी मस्जिद का रिप्ले है। सेम पोजीशन जो बाबरी मस्जिद में शुरू हुई थी, मूर्तियों का प्रकट होना, शिलान्यास होना, बाबरी मस्जिद को तोड़ देना और एएसआई की खुदाई होना, ये सारी कहानियाँ वहाँ भी चलेंगी। वहाँ के मुख्य पुजारी थे, वो शिवलिंग को लेकर गंगा में कूद गए थे, तो अब ये वज़ू खाने में शिवलिंग कहाँ से स्थापित हो गया? दूसरे उसके नीचे तहखाना है, ये तहखाने की छत पर शिवलिंग रखा हुआ है। बकौल उनके शिवलिंग तो ज़मीन में होता है और अंदर तक होता है जैसी मान्यताएं हैं। ये तो वज़ू खाना है छत के ऊपर और उसमें फव्वारा फाउंटेन बना हुआ है। और ये एक जगह नहीं है, आप देश में लाखों जगह मैं आपको ये फाउंटेन दिखा सकता हूँ। जहाँ भी मस्जिद में हौज मिलेगा वहाँ फाउंटेन मिलेगा। आज जमीयत उलेमा हिंद ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बयान जारी किया। जमीयत ने कहा इस मामले को सड़क पर न ला जाए तो अच्छा है, ये मुद्दा कोर्ट तक ही रहना चाहिए। जमीयत इस लीगल प्रोसेस में मस्जिद कमेटी की मदद करेगा। जमीयत उलेमा ने कोशिश की है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद किसी तरह से इसको सड़क पर न लाया जाए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के कदिये को लोगों ने सड़क पर लाकर खड़ा किया और उसका नुकसान हम देख रहे हैं। एक अपील ये की गई है इसको किसी तरह से सड़क पर खड़ा करके अवामी तहरीक की शक्ल न दी जाए।
दूसरी गुजारिश ये की गई है कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जिस तरह से मुकदमे की पैरवी मुख्तलिफ़ अदालतों में कर रही है वो करती रहे, हम उनका सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, जिस तरह से भी ज़रूरत हो हम उनकी मदद करते रहें, लड़ाई वही लड़ें। तीसरी अपील जमीयत उलमा ने ये की है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न डिबेट में, बहस में लोग शरीक होते हैं और उस बहस में खामखा के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हालात पैदा होकर के कहीं ना कहीं तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है, उससे अपील की गई है कि शरीक होने वाले लोग एहतियात बरतें और वहाँ किसी भी तरह से शरीक ना हो ताकि माहौल ख़राब ना हो सके। ये बात तो अच्छी है कि माहौल ख़राब ना हो सके, इस बात की कोशिश की जानी चाहिए, दोनों तरफ से की जानी चाहिए। अदालत भी दोनों तरफ के दावों को सुनकर सबूत और तथ्य देखकर फैसला करेगी। लेकिन ये मामला ऐसा है जिस पर बहस को नहीं रोका जा सकता। दोनों तरफ से जो अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता। जैसे मुस्लिम नेता और उलेमा बार बार कह रहे हैं कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर ध्वस्त कर दिया तो शिवलिंग को क्यों नहीं तोड़ा, शिवलिंग को इस जगह से क्यों नहीं हटाया। इसका जवाब काशी के विद्वान देते हैं। वो शिव महापुराण के श्लोकों का हवाला दे रहे हैं। विद्वानों का कहना है कि शिव महापुराण के 22वें अध्याय का 21वां श्लोक है, अविमुक्तम स्वयं लिंग स्थापितम परमात्मना न कदाचित्वा त्याज्यामिंद क्षेत्रम ममांशकम। इसका मतलब यह है कि स्वयंभू शिवलिंग काशी से बाहर की दुनिया से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं शिव ने अविमुक्त नामक शिवलिंग की स्थापना की थी। शिव ने आदेश दिया कि मेरे अंश वाले ज्योतिर्लिंग तुम इस क्षेत्र को कभी मत छोड़ना। यह उस श्लोक का मतलब है। काशी के लोगों की मान्यता है कि काशी बाबा की नगरी है। आक्रांता मंदिर तोड़ सकते हैं लेकिन बाबा को काशी से दूर कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी और औरंगजेब जैसे तमाम शासकों ने काशी को अपवित्र करने की कोशिश की, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को उजाड़ने की कोशिश की, शिवलिंग को काशी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम हुए। लोगों का कहना है कि आस्था का मसला है। हिंदू पक्ष मस्जिद नहीं मांग रहा, सिर्फ भजन पूजन का अधिकार मांग रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि यह मामला लोगों के विश्वास से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है। ये प्यार मोहब्बत से सुलझ जाए तो बेहतर होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं कि अगर शिवलिंग मिला है, अगर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी इसके सबूत मिले हैं, तो फिर ऐसी जगह मुसलमानों को तुरंत हिंदुओं के सुपुर्द कर देनी चाहिए। इस तरह की बात समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने कही। रुबीना खान का कहना है कि किसी दूसरे की जगह पर कब्जा करके मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। अगर ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो वहां पढ़ी हुई नमाज कबूल ही नहीं होगी, इसलिए जिद करने का क्या फायदा। रुबीना खान ने आज कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया है तो फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं को खुद ही यह मस्जिद हिंदू समाज को सौंप देनी चाहिए। हिंदू पक्ष जो ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। लेकिन इसके लिए मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी उच्च स्तरीय और न्याय के तरीके से इसकी जांच कराएं और अगर ये दावा सही निकलता है तो ये जमीन हिंदू पक्ष को जानी चाहिए और अगर ये दावा गलत निकलता है तो फिर हिंदू पक्ष को ये दावा अपना छोड़ना होगा शांतिपूर्वक तरीके से और ये जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए वापस मस्जिद ही रहने देनी चाहिए उन्हें।
हमारे मुल्क में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस तरह की बात कहने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर मौलाना साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे जमीन कब्जा करके मस्जिद बनाई गई हो, चाहे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, कयामत तक रहेगी। अब मुसलमान एक भी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हैरत की बात यह कि पाकिस्तान में ऐसे कई मौलाना हैं, ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं, स्कॉलर हैं, जो टीवी पर आकर ज्ञानवापी मस्जिद के रेफरेंस में कह रहे हैं कि इस्लाम किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान में मौलाना कह रहे हैं कि जिस जगह पर पूजा हो रही है, जहां मंदिर हो, उस जगह को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए, वहां नमाज पढ़ी जाए तो नमाज कबूल ही नहीं होती। इसलिए इस तरह की विवादित जगह मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। पाकिस्तान की टीवी डिबेट्स में मैंने देखा कुछ लोग तो यहां तक कैसे सुनाई दिए कि अगर यह साबित हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मुसलमानों को उन सभी जगहों पर फिर से मंदिर तामील करवा के हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। हालांकि सब बातें सिर्फ कहने की हैं, न कोई मस्जिद मांग रहा है, न कोई मंदिर बनाकर दे रहा है। एक लड़ाई अदालत में चलेगी और दूसरी जंग सियासी मैदान में, और अब लगता है कि दोनों लड़ाइयां लंबी चलेंगी, क्योंकि अब तक ज्ञानवापी का मसला 5 महिलाओं और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के बीच कानूनी झगड़ा था। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में दखल देकर इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया है, इसे एक ऑल इंडिया इशू बना दिया है। वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी कल से एक और मसले पर बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ के एक फैसले पर सवाल उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट न देने का फैसला किया है। यूपी में इस वक्त कुल 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, लेकिन इसमें मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 8,513 है। इन 8,513 में से सिर्फ 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से ग्रांट मिलती है, सरकारी मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार इन मदरसों को हर साल 866 करोड़ रुपए की मदद देती है। योगी आदित्यनाथ ने आज फैसला किया कि जिन मदरसों को ग्रांट मिल रही है उन्हें मिलती रहेगी, लेकिन किसी नए मदरसे को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। नए मदरसों को फिलहाल अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं ने, मौलानाओं ने विरोध किया, नाराजगी जताई। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता सूफियान निजामी ने कहा, जो मदरसे सरकारी मदद का बेजा इस्तेमाल करते हैं, जो नियमों का, कायदों का पालन नहीं करते, उन मदरसों के खिलाफ सरकार सख्ती करे, लेकिन एकदम से यह फरमान सुना देना कि किसी मदरसे को मदद नहीं देंगे, यह गलत है। जो मदरसे फर्जी हैं उन मदरसों को बंद किया जाए, जो मदरसे फर्जी तरीके से अनुदान ले रहे हैं उन मदरसों की भी निशानदेही की जाए, उन पर भी ताला डालने का काम किया जाए। लेकिन ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामजन किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की जरूरत है। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से कि इस फैसले पर नजरसानी करें। पहली बात तो सूफियान निजामी बार बार कह रहे हैं कि किसी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार का फैसला यह है कि किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा। निजामी साहब मदरसों के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे मदरसों के खिलाफ जो फर्जी हैं। ये बात सही है। मैंने इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े नेताओं से बात की। उनका कहना है कि सरकार ने सबसे पहले कागजों पर चल रहे मदरसों के खिलाफ ही एक्शन लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि यूपी सरकार से मदद पाने वाले मदरसों की संख्या सिर्फ 558 रह गई। असल में 2017 से पहले यूपी में 21,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे थे। सरकार ने वेब पोर्टल बनाया और सभी मदरसों से इस पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। सिर्फ 16,000 मदरसों ने सरकारी पोर्टल पर अपना डिटेल डाला, लेकिन इनमें से भी
8,000 मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी मदद नहीं लेते। जिन मदरसों ने सरकार के नियम मानने पर सहमति दी, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ऐसे कुल 8,500 मदरसे हैं। सरकार ने सारे फिगर्स दिए हैं, लेकिन मौलानाओं का कहना है कि अगर सरकार के पास बजट की कमी है तो खुलकर बताएं, वरना तो यही माना जाएगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मदरसा अनुदान को लेकर तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों पर मौजूदा सरकार में एक समझिए कि रोक लगी हुई थी, मगर सरकार ने उसको बाकायदगी से बंद कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने इसको बंद किया है तो सरकार को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए थी कि वो इसको किस बुनियाद पर बंद कर रही है। क्या उनके पास बजट नहीं है? क्या इसलिए कि मदरसे से मुताल्लिक मामला है, या फिर कुछ और वजह है? क्योंकि एक समुदाय के जहन में सरकार की तरफ से जो लोगों के जहन में सवालात पैदा किए हुए हैं, तो इन सवालात में और इजाफा होगा। तो सरकार को अगर कोई चीज़ चालू करनी है या बंद करनी है, जब तक वो इसकी वजाहत पेश नहीं करती, तो मैं समझता हूं ये तरीका उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में माइनॉरिटीज मिनिस्टर दानिश अंसारी ने इस पूरे मामले को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी साफ है। सरकार चाहती है मदरसों को मॉडर्न बनाया जाए, उन्हें आधुनिक बनाया जाए। जो मदरसे चल रहे हैं उनमें और बेहतर सुविधाओं और शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि फिलहाल जिन मदरसों को मदद मिल रही है उन्हें मदद मिलती रहेगी। नए मदरसों को मदद देने के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। हर जिले में हमारे पास ऐसे मदरसे हैं जो एडेड हैं, जिनको अनुदान मिल रहा है। लगभग 558 ऐसे मदरसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको अनुदान मिल रहा है। इसके साथ साथ जो आधुनिकरण की बात है तो करीब 7,442 ऐसे मदरसे हैं जो आधुनिकरण का हिस्सा हैं, जो कि मॉडर्न एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे हमारे मदरसा के मुस्लिम छात्रों को। तो निश्चित तौर पे हमारे पास एक अच्छा इंफ्रा है। हमको इस इंफ्रा को और अच्छा और बेहतर और ऐसा बनाना है कि उसमें से अच्छी क्वालिटी हम डिलीवर करें। ये सारे फैसले हम उसी दिशा में ले रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी हम डिलीवर करेंगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, तो वहाँ से जो निकलेगी मदरसा के छात्र जो निकलेंगे पढ़ के, वो समाज में आगे जाएंगे, उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और हम उसी उद्देश्य के लिए आगे काम कर रहे हैं। तो एक बात तो साफ है, जिन मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है उन्हें मिलता रहेगा। अब दूसरा सवाल है कि यूपी में जब सरकारी रिकॉर्ड में 8,500 से ज्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हैं, तो फिर सिर्फ 558 मदरसों को ही सरकारी ग्रांट क्यों मिलती है? क्या बाकी मदरसे बिना ग्रांट के चलते हैं? कैसे चलते हैं? इस सवाल का जवाब भी मिल गया। पता यह लगा कि 558 मदरसों को तो ग्रांट यूपी सरकार से मिलती है। इसके अलावा 7,500 से ज्यादा मदरसों को केंद्र सरकार की स्कीम के तहत मदद दी जाती है, वहां से ग्रांट मिलती है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे में कुरान की बात कही थी, उसी तर्ज पर देश भर में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की योजना चल रही है। इस योजना के तहत हर मदरसे में 3 एडिशनल टीचर रखे जाते हैं जो मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ग्रेजुएट टीचर्स को 6,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 12,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि मदरसों में मुस्लिम बच्चों को बेहतर तालीम मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर सरकार ज्यादा मदरसों को मदद देगी तो उन मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम स्लो हो जाएगा, जिन्हें सरकार पहले से मदद दे रही है। इसीलिए सरकार ने नए मदरसों को फिलहाल अनुदान न देने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह फैसला हमेशा लागू रहेगा। जैसे ही मौजूदा मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद नए मदरसों को भी ग्रांट दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अब उन लोगों पर भी सख्ती शुरू की है जो गलत तरीके से गरीबों के हक का सरकारी राशन लेते हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि जो लोग बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं और सस्ता सरकारी अनाज घर ले जाते हैं, वो या तो खुद ही अपना बीपीएल कार्ड सरेंडर कर दें या फिर वसूली के लिए तैयार रहें। इसीलिए आज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के दफ्तर में कार्ड सरेंडर करने वालों की लाइनें लग गई और गांवों और कस्बों में मुनादी की आवाज गूंजती रही। नगर सिधौली को
सूचित किया जाता है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता है, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन अथवा एयर कंडीशन अथवा 5 kVA या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान। यह अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए है जो गरीब नहीं है लेकिन गरीबों का राशन लेते हैं। इस मुनादी का सरकारी आदेश का जबरदस्त असर हुआ। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, बांदा, महोबा तमाम शहरों के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसेज में ऐसे लोगों की लंबी लाइनें लग गई जो अपना राशन कार्ड सरेंडर करने पहुंच गए। निरस्त करने के साथ साथ ऐसे परिवारों के विरुद्ध यूपी में 3,61,21,885 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इनके जरिए हर महीने करीब 15 करोड़ लोगों को सस्ती दर पर अनाज दिया जाता है। लेकिन सरकार को लगता है कि बहुत से बीपीएल कार्ड फर्जी बने हैं, इसीलिए सरकार ने उन लोगों को मौका दिया है। पहले 15 मई तक गलत तरीके से बने बीपीएल कार्ड को सरेंडर करने की मियाद तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 22 मई कर दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद लोग खुद ब खुद आगे आकर अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। हमारे पास ना ही तो कोई वाहन है और ना ही हम शहरियत में हैं और हमारी इनकम भी 1 लाख से भी कम की है। हम तो फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है। हमें तो जमा ही करना है, हमें तो यहाँ सरेंडर ही करना है, हमें रखना ही नहीं है। डर के कारण? बस डर के कारण। हाँ, क्या है, क्या बाध्यता है, क्या नहीं, ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को मुंह से सुना है कि ये जिसका अपना मकान है, एसी लगा है, गाड़ी है, उसको निरस्त करा देना चाहिए। तो ठीक है, निरस्त कराने के लिए आए हैं। दहशत लग रही है कि वो जो राशन लिया उस पर जुर्माना लगाएंगे 30 रुपए किलो और 32 रुपए किलो, इसलिए जमा करने जा रहा हूँ। यानी मैं किसी उसमें आता नहीं हूँ, मेरा मकान 32 गज का है। सिलेंडर करने के लिए आया हूँ। और क्या वजह? मैम, मेरे पास 100 गज का प्लॉट है जो बना हुआ है, जो पक्की कॉलोनी में आता है, और मैं खुश हूँ इस चीज से भी कि ये चीज है जो मेरे वजह अगर किसी गरीब को मिल जाए तो मेरे लिए तो बेस्ट है। गाजियाबाद में 4,37,000 राशन कार्ड होल्डर हैं। इनमें से करीब 2,000 लोगों ने खुद ये माना है कि वो राशन कार्ड रखने के योग्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। इससे गरीबों को इसका फायदा मिल सके। अभी तक हमारे पास 1914 लोग कल तक वॉलंटरी सरेंडर कर चुके हैं और कल दिन में भी हमारे सभी दफ्तरों में लाइनें लगी हुई थी सरेंडर करने वालों की। तो एक माहौल से बना हुआ है, लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। गाजियाबाद में 4,35,000 राशन कार्ड धारक हैं पात्र गृहस्थी योजना के और 8,500 अंत्योदय योजना के हैं। सर, इसके अलावा कई लोग से हमने बात की, उनका कहना था कि कई लोगों का सर्वे करके क्यों नहीं बनाया गया? सर्वे करके ही कागजातों का परीक्षण करने के बाद ही बनाया गया है, लेकिन लोगों ने चतुराई से ऐसे कागज सबमिट कराए जिनकी वजह से वो लोग पकड़ में नहीं आए हैं। तो अभी वही है, अभी फिर से किया जाएगा, इस पे अभियान चलाया जाएगा। राशन कार्ड को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने न तो कोई नया फैसला किया है, न कोई नया नियम बनाया है। सरकार 2013 के फूड सिक्योरिटी एक्ट के नियम कायदों को सिर्फ लागू कर रही है। इस एक्ट के मुताबिक रूरल एरिया में जिसकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है और अर्बन एरिया में जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, उन्हें सस्ती दरों पर सरकारी राशन मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, जिनके पास 4 व्हीलर है, 100 वर्ग मीटर में बना अपना मकान है, जो लोग एसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, या गांव में जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो राशन कार्ड के हकदार नहीं है। ये कानून पहले से है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि अगर ऐसे लोगों ने राशन कार्ड बनवाया तो सरेंडर कर दें, वरना उनके खिलाफ एक्शन होगा। उन्होंने अब तक जो राशन लिया है उसके बदले में सरकार उनसे हर्जाना वसूलेगी। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं गोंडा की है। गोंडा जिले में 6 लाख से ज्यादा राशन कार्ड जारी किए गए थे। सरकार के आदेश के बाद इनमें से 5,000 लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे परिवार को कहा जाता है जो आयकर दाता है, जिनके पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, लाइसेंसी बंदूक, सिग्नेचर, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन अथवा 2 लाख से अधिक आय हो, वो अपना कार्ड
मलकापुर तहसील में आपूर्ति कार्यालय में जमा करा दे। अतः जांच के दौरान अपात्र पाए जाने पर 24 रुपया किलो गेहूं और 35 रुपया किलो चावल, नमक, तेल, चना बाजार भाव से वसूली की जाएगी। सर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं और सरकार का जो है जो आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जो सरकार आदेश लाई है इससे जो है गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो आपात लोग हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा, वो अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर देंगे। अपना राशन कार्ड सिलेंडर करने के लिए मेरे पास एक चौपहिया वाहन है, इसके पात्र मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर रहा हूँ। मुझे सरकार की गाइडलाइन पता चली तो मैंने अपना राशन कार्ड जो है सिलेंडर करने आई हूँ यहाँ पे, और सरकार के इस नियम से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसका ज़्यादातर लाभ गरीबों को मिले, इसलिए मैं सिलेंडर करने आई हूँ राशन कार्ड। इस आदेश का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे हिसाब से जो गरीब हैं उनको मेरे हिस्से का चीज़ दिया जाए, तो गरीब लोग हैं उनको इसकी सुविधाएं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएंगी। सरकार के इस आदेश को हम मानते हैं और इसको हम बहुत खुशी से इसको जमा करने आए हैं। मैं अपना राशन कार्ड सरेंडर करने आया था। जिनके पास मतलब जनरेटर है या चौपहिया गाड़ी है या जो है मतलब सक्षम हैं, ऐसे लोग जो है ना इस राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, इसलिए मैं अपना जो है ना राशन कार्ड यहाँ जो है सरेंडर करके आया। कोई चीज़ लॉन्च करते समय योजना ये चीज़ पहले कर देना चाहिए कि जो इसके पात्र होंगे ये इस क्राइटेरिया के, वही लोग राशन कार्ड पाने के या राशन पाने के पात्र होंगे। कानून तो पहले से था, नियम तो पहले से था, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं था। इसीलिए गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर जैसे कितने इलाके हैं जहां पर जब मुनादी की गई तो उसका असर दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड सरेंडर करने आए और इससे वो लोग खुश हो गए जिन्हें वाकई में सरकारी मदद की जरूरत है, जो वाकई में गरीब हैं और जिन्हें सस्ते अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत खुश हैं कि हाँ गरीबन के लिए कुछ सुरक्षा वो पुराने आदमी हैं, घर में खड़े खड़े हालत हमारा खराब हो जाता है, सामान नहीं मिलता है। अब भैया मिले लाग है, चलो हम लोग गरीब आदमी हैं, दोनों टाइम खाए, तो जो अब सरकार का फैसला आया है वो हम योगी मोदी के धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत उपकार है। योगी जी को मैं धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। पता सबके पास सरकारी सर्विस है, फिर भी राशन उनको चाहिए, और हम लोग के आदमी इतने मजदूर दरहा हैं, हम लोग को मिल ही नहीं पाता है राशन। गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पाता था, कभी मिलता था कभी मिलता भी नहीं था। हम लोग बहुत परेशान थे इसके लिए, और जो ये फैसला योगी जी ने किया है बहुत अच्छा और बहुत सही फैसला किया, इससे हम बहुत खुश हुए हैं। लोग को लाभ नहीं मिल पाता है, बराबर लाइन लगाना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलता था राशन और गरीब को नहीं मिल पाता है। अमीर लोग राशन कार्ड जमा कर दे, गरीब लोग को मिलेगा, इससे हम ये फैसले से खुश हैं योगी जी के। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वो उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहती है जिन्हें वाकई में इस मदद की ज़रूरत है। लेकिन विरोधी दलों के नेता योगी आदित्यनाथ के इस कदम को गरीब विरोधी बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट लेने के बाद योगी सरकार गरीबों को भूल गई है। गरीबों को जो अनाज मिलता था उसमें से गेहूं हटा लिया है, और गेहूं इनको खरीदने को मिलेगा नहीं, इसलिए गेहूं हटा दिया इन्होंने। और अब तो जब से सरकार बन गई है, वोट मिल गया है, तो अब तो गरीबों को ये पहचानते भी नहीं है। अब क्यों पहचानेंगे गरीब को? अब तो डुगडुगी जा रही है गांव में कि अगर आपके पास ये है तो छिन जाएगा, आपके पास ये है तो ये भी छिन जाएगा। और सोचिए गरीब पे भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब एफसीआई ने गेहूं लिया होगा या सरकार ने गेहूं खरीदा होगा तो कीमत क्या थी, और आज कह रहे हैं हम 24 रुपए में वसूलेंगे। तो गरीबों के बटने वाले गेहूं पे भी सरकार मुनाफा कमाना चाहती है। हालांकि यूपी के फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा कि ये सब बेकार के आरोप हैं। सरकार तो ये कोशिश कर रही है कि जो फर्जी राशन कार्ड होल्डर हैं वो सिस्टम से साफ हो जाएं और जो लोग वाकई में जरूरतमंद हैं उन तक मदद पहुंचे। सतीश शर्मा ने राशन कार्ड सरेंडर करने वालों का शुक्रिया भी अदा कर दिया।
हम उनको बधाई देते हैं। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में पिछले दिनों राशन के लिए लोगों ने सब्सिडी छोड़ने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से बड़ी संख्या में लोग आज सामने आ रहे हैं कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं और जिनको राशन सुविधा का लाभ मिले, उनके लिए अपनी सुविधा को छोड़ रहे हैं। मैं उनको पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विपक्ष के तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार अपने हारों से बौखलाए हुए हैं। उनके पास राजनीति का कोई जरिया नहीं बचा हुआ है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जनता को पता है कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारी योजनाएं हैं, वंचित और जो पात्र लोग हैं, उन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार अगर गरीब की मदद करने की कोशिश करे, अच्छा काम करे, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। विपक्ष का काम सरकार के हर फैसले का विरोध करना नहीं है। हकीकत है कि सरकार सिर्फ उन लोगों के कार्ड सरेंडर करवा रही है जो गरीब नहीं है, लेकिन गरीबों के हक का राशन ले रहे हैं। इस प्रोसेस के तहत अब तक 1,60,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ राशन कार्ड सरेंडर करवा रही है। इसी दौरान सरकार ने गरीब लोगों को 1,16,000 नए राशन कार्ड भी जारी किए। इसका मतलब यह कि अब तक इन 1,16,000 लोगों को उनके हक का राशन नहीं मिल पाता था, अब मिलेगा। यह अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ ने पहले अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया, फिर बाहुबलियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया, अब गरीबों का राशन छीनने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए तो योगी की तारीफ होनी चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शंस अब ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। चुनाव में आरक्षण पर सियासत के चक्कर में मध्य प्रदेश में करीब 3 साल से पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शंस अटके हुए थे। पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण के साथ पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन कराने थे, लेकिन जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। लेकिन इस फैसले से कुल आरक्षण बढ़कर 63% हो गया, जबकि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर ही स्टे लगा दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन के बिना ही चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने 10 मई का अपना फैसला पलट दिया और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कुल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा न हो। निकायवार आरक्षण कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से कोर्ट में हमने किया और उसी का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे तथ्यों को सही माना। आखिर कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस ही गई थी। हम तो चुनाव करवा रहे थे, पहले फर्स्ट फेज के फॉर्म भरे जा चुके थे। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके अगर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का पाप किया तो उनने किया और आरोप हम पे लगा रहे थे। अंततः सत्य की विजय हुई, ओबीसी को भी न्याय मिला और अब खंबा नोच रहे हैं। लेकिन कमलनाथ का कहना है कि शिवराज चौहान गलत बयानी कर रहे हैं। इस फैसले से पिछड़े वर्ग को नुकसान होगा। ओबीसी वर्ग को 27% की बजाय अब सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूं घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था जो ट्रिपल टेस्ट कोई नई चीज नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की बात तो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है। इन्होंने सही तरीके से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने 50% तक सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूं घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। कमलनाथ कुछ भी कहें, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत की वजह से, शिद्दत से कोर्ट में केस लड़ने की वजह से लोकल बॉडी इलेक्शन में पिछड़े वर्ग को 14% रिजर्वेशन मिलेगा।
वरना अदालत तो पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के बगैर ही चुनाव कराने का आदेश दे चुकी थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ है। वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर ही लोकल बॉडी इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं। बीजेपी का इल्जाम है उद्धव ठाकरे ने इस मामले में ठीक से पैरवी नहीं की, इसलिए पिछड़े वर्ग को भारी नुकसान हुआ। गुजरात से एक इंटरेस्टिंग खबर आई। यहां कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस को थैंक यू कह दिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में हार्दिक ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना लगाया। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात के नेताओं को पार्टी की चिंता नहीं है, वो तो इस बात को लेकर फिक्रमंद रहते हैं कि दिल्ली से आए नेता को चिकन सैंडविच मिला या नहीं। हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात और गुजरातियों के लिए कांग्रेस लीडरशिप का रवैया नफरत से भरा है, वो गुजरातियों को पसंद नहीं करते। हार्दिक पटेल का इल्जाम है कि कांग्रेस ने हर उस मुद्दे के हल में बाधा खड़ा करने की कोशिश की जो देश की शांति और विकास के लिए जरूरी थे, फिर चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, सीएए, एनआरसी हो या आर्टिकल 370 को खत्म करना। हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ देंगे, ये संकेत उन्होंने कई दिन पहले दे दिए थे। असल में उनकी नाराजगी राहुल गांधी को लेकर है। गुजरात में चुनाव है, अमित शाह और बीजेपी के बड़े बड़े नेता तैयारी में लग गए हैं। हार्दिक पटेल चुनाव की तैयारी के सिलसिले में राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, कई बार कोशिश की, लेकिन मिलना तो राहुल ने उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद हार्दिक पटेल का रुख बदलना शुरू हुआ। कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। वो अमित शाह से मिले और उसके बाद उन्होंने अपना इरादा बदला। वैसे कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, वो यही कहकर पार्टी छोड़ते आए हैं कि कोई उनसे मिलता नहीं, कोई उनसे बात नहीं करता, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। जहां तक हार्दिक पटेल का सवाल है, कई दिन से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और जो चिट्ठी उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है, उसे पढ़कर तो साफ साफ लगता है कि वो बीजेपी की नीतियों का सपोर्ट कर रहे हैं और शायद जल्दी ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।